गुजरात के वलसाड़ में निर्माणाधीन पुल ढह गया है। औरंगा नदी पर यह पुल बना हुआ था। ये पुल ढहने से हादसा हुआ है। 4 मजदूर घायल हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात वलसाड़ यहां एक निर्माणाधीन पुल जो है वो ढह गया। 4 मजदूर पुल ढहने की चपेट में आए और घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से गुजरात का ये वलसाड़ का इलाका है और यहाँ वलसाड़ में ही ये पुल जिसके निर्माण का कार्य चल रहा था, काफ़ी हिस्सा आप देख रहे हैं इस पुल का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। अचानक से ये पुल ढह गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये नए पुल का काम चल रहा था जहां पर पिलर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुल का एक हिस्सा ढह गया है। निर्माणाधीन पुल, पुराना पुल बराबर में बना हुआ देख रहे हैं आप और उसी के बराबर में ये नए पुल का निर्माण चल रहा था और यहीं पर ये हादसा हुआ है। देखिए किस तरीके से ये हिस्सा टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये नए पुल का जो यहाँ पर निर्माण हो रहा था, यही पूरा का पूरा जो ढांचा तैयार किया गया था, वो ढांचा 2 पिलर्स के बीच का वो ढह गया। इसकी चपेट में आकर 4 मजदूर घायल हुए हैं बताया जा रहा है। मौके पर आप देख रहे हैं एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश शाह इस वक्त मौजूद हैं और जरा ब्रिजेश से जानते हैं कब हुआ यह हादसा। ब्रिजेश जी, सुबह 9:20 पे ये हादसा हुआ था। जो नया पुल बन रहा था उसका जो स्ट्रक्चर है वो बीच में से ढह गया था। 5 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। 5 को अस्पताल में अभी शिफ्ट किया गया है। एक की हालत थोड़ी बिगड़ने से उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। पूरा तंत्र अभी मौजूद है इस औरंगा नदी के जो निर्माणाधीन ब्रिज है वहां पे। वलसाड़ कलेक्टर ने जो भी है उसके तपास के आदेश दे दिए हैं और आगे की कार्यवाही चालू है। अभी भी मलबा निकालने का काम इस जगह चालू है। जानकारी मिल रही है हादसा कैसे हुआ? जी, जिस तरह सुबह जो गर्डर का काम होता है, 2 पिलर के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर रिविटिंग का काम चल रहा था। उसी का समय जो बीच का जो उसका सपोर्ट था वो एकदम से जो जमीन थी वो गीली थी, उसमें थोड़ा बैठ गया और उसकी वजह से बीच में से पूरी गर्डर नीचे ढह गई और उसमें 4 लोग फंस गए थे। उनको तुरंत स्थानिक लोगों ने निकाला था। जी, और ऐसे में जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते चलते हैं। ब्रिजेश आप रहिए मेरे साथ। यहाँ पे जो है ना ब्रिज का काम चालू था। ब्रिज का काम चलने टाइम पे ब्रिज का जो ऊपर है एम्बुलेंस होके कि शायद दब गया है, वो गिर गया है। गिरने का बाद में उसमें है ना 5-6 जन को चोट लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 जन को बहुत चोट लगा है। चोट लगा है वो मैं एम्बुलेंस को फ़ोन किया है। जगह पे मैं खड़ा था, एम्बुलेंस को फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद में 2 एम्बुलेंस आया है। 2 में से 4 जन को सेटिंग करके भेजा दिया है कस्तूरबा में। बाकी अंदर कोई फंसा होगा तो क्या है वो नहीं मालूम है। अभी तक वो पूरा निकालेगा क्रेन लाके तो पता चलेगा। तो प्रत्यक्षदर्शी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है कि कैसे 5 मजदूर जो हैं वो घायल हो गए हैं और 5 को फिलहाल एम्बुलेंस बुला ली गई थी, मौके पर अस्पताल भेज दिया गया है। हमारे सहयोगी ब्रिजेश शाह लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश, क्या यहाँ इस निर्माणाधीन पुल का जो हिस्सा गिरा है इसकी चपेट में आकर कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं क्या? ऐसी भी कोई आशंका जताई जा रही है क्या? जी, एक आदमी जो ऊपर था वो लटका हुआ था, उसको भी तुरंत उतार दिया गया था। 5 ही लोग काम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी पुष्टि कर ली है और ये 5 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जिस तरह से ये पुल निर्माणाधीन हो रहा था उसमें जो मजदूरों का जो सेफ्टी मेजर्स है उसके ऊपर कई प्रश्न खड़े हुए हैं। और गीली मिट्टी के नीचे जो सपोर्ट सिस्टम से ये गर्डर लगानी थी, जो स्ट्रक्चर होता है 2 पिलर के बीच में, वो जो जगह होती है वो नमी वाली होती है, तो उसको लेके भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के उसको सपोर्ट देके ये काम करना चाहिए था, वैसा यहाँ के लोगों का मानना है। फिलहाल वलसाड़ कलेक्टर और वलसाड़ एसपी भी जगह पे पहुंचे हैं और तहकीकात अभी चालू है। एक कमेटी बनाने की आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। कमेटी बनाई जाएगी, जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। फिलहाल इस हादसे की चपेट में आकर 5 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत खासी गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। अन्य 4 भी अस्पताल में भर्ती हैं। संसद के भीतर ई सिगरेट पीने का मुद्दा, लोकसभा स्पीकर को इस बाबत शिकायत दी गई है, लिखित शिकायत।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस मामले में लिखित शिकायत दे दी है। टीएमसी के एक सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे थे, जांच हो और कड़ी कार्रवाई की जाए, ये अनुराग ठाकुर ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है। कल मौखिक तौर पर यह मुद्दा अनुराग ठाकुर की तरफ से सदन में उठाया गया था और तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कहा गया था कि लिखित में शिकायत दीजिए, इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अब आज लिखित में वो शिकायत दे दी गई है, लेकिन आज भी ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें सिर्फ टीएमसी सांसद ही लिखा गया है। अब वो कौन टीएमसी सांसद, इसका नाम का जिक्र चिट्ठी में नहीं किया गया है। तो लोकसभा स्पीकर को लिखित शिकायत अनुराग ठाकुर ने दी। संसद में ई सिगरेट पीने से जुड़ा ये मामला। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। और सीधे लेकर चलेंगे अब आपको लोकसभा। राहुल गांधी लोकसभा को संबोधित कर रहे हैं। That we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. श्री किरण रिजिजू जी। पर लोकसभा में अपनी बात रखी है वायु प्रदूषण पर। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। Form of suggestion, the member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But we will, Please, the matter was brought in the BSC, so if let us he is take responding this on back to BSC. during 0 hour, you We can are, understand. government is ready to discuss. No, you can understand. No, just wait. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. धन्यवाद। I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there is no disagreement, there we say, listen, let us just talk about the future of the people. It is not a question of any blame game. I think so. Minister, Parliamentary Affairs Minister, is also responsible. Kindly, anybody wants to bring, so in any form of the resolution and in BSC will take decision under the leadership of Honorable Speaker. Zero. Shri Ashuddin Owaisi sir, Ashuddin Owaisi ji.
बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से संसदीय हुकूमत कार्य से इस बात मंत्री का जी ने कहा, मुतालबा बहुत करता गंभीरता हूँ से अच्छा विषय उठाया, कि उसको रिस्पॉन्स कौमी किया उन्होंने। अरबी ऐसा नहीं और कोई उर्दू इसमें की पॉलिटिक्स। जामिया आपने मुल्क भी के ठीक कहा, मुख्तलिफ उन्होंने भी रियासतों में कायम नहीं, किया बिल्कुल जाए। ठीक कहा। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक जबान नहीं है, बल्कि ये हमारी आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल में आप जानते हैं अगले साल चुनाव है, इसीलिए मुद्दा कोई भी हो उस पर हंगामा शुरू हो जाता है। पिछले दिनों कोलकाता में 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया था। उसी दौरान नॉनवेज बेचने वालों के साथ मारपीट की घटना का आरोप भी लगा था। जिन लोगों पर मारपीट का आरोप लगा था उनकी गिरफ्तारी हुई। कल जमानत पर वो रिहा हुए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया और ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं ये बंगाल है, यूपी नहीं, यहां जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये मारपीट के आरोपी जमानत पर जब रिहा हुए तो शुभेंदु अधिकारी ने इनका स्वागत किया। अब इस पर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बंगाल है, यूपी नहीं, यहां जो गलत करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ममता का वार, बीजेपी का पलटवार, पश्चिम बंगाल का यही है सियासी मूड। চা বিক্রি করে, কেউ সিঙ্গারা বিক্রি করে, কেউ ঝালমুড়ি বিক্রি করে, কেউ ভেলপুরিয়া বিক্রি করে, কেউ বিস্কুট বিক্রি করে। সেও তার মতো বিক্রি করতে গেছে, তার মাথায় তখন ওটা খেলেনি যে আমি এটা বিক্রি করবো না ওটা বিক্রি করবো। ধরে মেরেছো, কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটার গায়ে অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। तो ये ममता बनर्जी की हुंकार आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी ने ये तंज किया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, यहां जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बीजेपी ममता बनर्जी पर बरस रही है। बीजेपी कह रही है गीता पाठ के दौरान अगर कोई माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। ममता की पार्टी का कहना है बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है, लेकिन जनता सब समझती है। ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है और निश्चित रूप में थोड़े दिनों के बाद वो भूत की श्रेणी में आने वाली, भूतपूर्व हो जाएंगे। लेकिन सर वो उनकी तरफ से और टीएमसी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी का जो है इसी तरीके से जो आरोपी होते हैं उनको जो कानून का सम्मान नहीं करते, बीजेपी उनका सम्मान करती है। ये एक पक्षीय घोर सांप्रदायिक पार्टी तृणमूल पार्टी है और उसका एक ही काम है सनातन को बदनाम करना, सनातन परंपराओं पर कुठाराघात करके दुष्प्रचारित करना। तो ये बीजेपी के आरोप आप सुन रहे थे। इस पर टीएमसी के सांसद हैं शाइनी घोष, उन्होंने पलटवार किया है। वो कह रही हैं कि ये यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। यहां जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। भी इसको कम्युनल एक साइड देंगे। सामने पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान छोड़ के वैसे भी बीजेपी को कोई काम है नहीं। बीजेपी कई ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जो बोल रही है वो उनकी घबराहट है, वो खुद घबरा गई है, डरी हुई है। देखिए बीजेपी के जो नेता है वो नींद से उनकी जब आंख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे और ममता बनर्जी जो राजनीति करती है दैट इज कंस्ट्रक्टिव राजनीति, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। सो बंगाल की जनता उनके साथ है और वो 2026 में हम फिर से देखें। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। सूत्रीय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सवाल, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष? और जवाब सूत्र बता रहे हैं इस रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम चल रहा है। कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है और रविवार को नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी कि आखिरकार यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन। पंकज चौधरी के बारे में जान लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सांसद हैं पंकज चौधरी। इन्हीं का नाम इस रेस में सबसे आगे फिलहाल चल रहा है। कल होना है यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और फिर रविवार को औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी के लिए बीजेपी के प्रभारी पीयूष गोयल, सह प्रभारी विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में पंकज चौधरी का नाम बताया जा रहा है सबसे आगे चल रहा है, इसकी वजह क्या बताई जा रही है?
देखिए, पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के बेहद खास हैं और इस बात की पुष्टि आज से 2 साल पहले तब भी हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चल करके पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। 7 जुलाई 2023 का वो दिन था और जब प्रधानमंत्री गोरखपुर गए थे और फिर गोरखपुर से महाराजगंज उनके जो घर है वो पहुंचे थे और लगभग आधे घंटे से अधिक का समय पीएम ने वहां पर बिताया था और इस दौरान पीएम लगभग 200 मीटर पैदल चल करके अंदर तक गए थे। और उसके बाद से ही पंकज चौधरी के रिश्तों को लेकर के ये बात कही जाती है कि पीएम से उनके रिश्ते और अमित शाह से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सतत बहुत पुराने नेता है वो, 3 दशक से अधिक का उनका अनुभव है। 7 बार के वो सांसद हैं, इस बार वो 7वीं बार वहाँ से सांसद हैं। इसके साथ साथ संगठन का तो अनुभव है ही है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के उनके नाम की फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि उनके पास संगठन का एक बड़ा अनुभव है, जिस कारण उन पर जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में पिछड़े चेहरे को इस बार एक जो दाव लगाने की बात है वो कही जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की पीडीए की जो काट है या कांग्रेस पार्टी जो लगातार पिछड़ों की बात कर रही है इस वक्त, उसमें पिछड़ों की काट के बीच में एक पिछला चेहरा उनको देना है और पिछड़े के बीच में पंकज चौधरी के नाम की जो चर्चा है वो फिलहाल यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। कल आपको बता दें कि कुल 3 नाम जो इस वक्त चल रहे हैं, उन 3 नामों में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे फिलहाल माना जा रहा है। हालांकि कल 1 से 2 बजे के बीच में जब नामांकन दाखिल होगा उसके बाद जो है इस बात को लेकर के पुष्टि हो जाएगी कि किसका नामांकन दाखिल हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर वैसे तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है लेकिन भाजपा में जिसको कह दिया जाता है आमतौर पर वही एक व्यक्ति सिर्फ अपना नामांकन दाखिल करता है। तो जो नामांकन दाखिल करेगा उसका अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है। कल पीयूष गोयल और विनोद तावड़े लखनऊ में होंगे और 1 से 2 के बीच में नामांकन होगा और उसके बाद ही इस बात को लेकर के ये बात कंफर्म हो जाएगी कि कौन उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष हो रहा है। तो पंकज चौधरी बीजेपी के पुराने नेता हैं। पंकज चौधरी जो जाति वाला बॉक्स है वो एक तरीके से इस लिहाज से टिक होता है कि वो ओबीसी चेहरा है और ओबीसी में भी कुर्मी जाति से वो आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के वो करीबी बताए जाते हैं। संगठन का उनको लंबा अनुभव है, 7वीं बार वो सांसद बने हैं, फिलहाल केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं। और एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर अध्यक्ष पद का क्षेत्र के हिसाब से बैलेंस बनाने की बात की जाए तो अभी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आते हैं और अब अगर पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगेगी तो वो रीजन वाइज भी एक बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि पंकज चौधरी जो है वो महाराजगंज और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में गिना जाएगा इलाका। विवेक जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल है कि अभी के मौजूदा अध्यक्ष जो हैं वो पश्चिम से हैं, इसके बाद पूर्वी अध्यक्ष को लेकर के वो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले 1.5 दशक का अगर आप इतिहास देखिए तो 2012 में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे वो पश्चिमी यूपी से रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया गया जो कि कौशाम्बी से रहे। फिर उसके बाद महेंद्र नाथ पांडे को अध्यक्ष बनाया गया, फिर स्वतंत्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, महेंद्र नाथ पांडे भी पूर्वांचल से रहे, फिर स्वतंत्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया जो कि बुंदेलखंड से आते हैं और उसके बाद फिर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मौजूदा जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी उनको बनाया गया और उसके बाद अब एक बैलेंस के तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ये कमान जा सकती है। हालांकि इस बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। गोवा अग्निकांड में लूथरा बंधुओं से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को बैंकॉक शिफ्ट कर दिया गया है, ये बड़ी खबर। दोनों को बैंकॉक इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया है। बैंकॉक में इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट अब इन दोनों का जब जारी हो जाएगा उसके बाद ही दोनों को भारत लाया जाएगा। जानकारी मिल रही है आज ही इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी कराने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लूथरा बंधुओं को बैंकॉक ले आया गया है। फुकेट में थे ये दोनों, फुकेट से ही इन दोनों को हिरासत में लिया गया और आगे की प्रक्रिया के लिए इनको बैंकॉक ही लाना था और अब बड़ी खबर ये है कि बैंकॉक शिफ्ट कर दिया गया दोनों को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज से ही जानते हैं। मनोज, बैंकॉक शिफ्ट कर दिया गया है, दोनों को बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में ही अब रखा जा रहा है और वो जो सर्टिफिकेट है एग्जिट सर्टिफिकेट उसी का इंतजार किया जा रहा है। इमरजेंसी एग्जिट सर्टिफिकेट जब जारी हो जाएगा फिर दोनों को भारत लाया जाएगा। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही फुकेट एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की जो टीम थी, फुकेट इमिग्रेशन की टीम वो दोनों लूथरा ब्रदर्स को लेकर पहुंच गई थी और बाद में इनको जो है बैंकॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल अभी दोनों जो है वही बैंकॉक में इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर के अंदर मौजूद है और जो अभी भारतीय एजेंसी है वो यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो ये इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए, वो करवाया जाए और सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाए ताकि इनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके।